नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा होने के चलते किसी एक का केंद्रीय मंत्री बनना तय है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री की अब इस दौड़ में ब्रजमोहन अग्रवाल हैं, विजय बघेल हैं, संतोष पांडे हैं, इनका नाम आगे चल रहा है। अब इसे लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा रही है। एक और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के साथ हम जनता की ज्यादा तेजी से सेवा कर पाएंगे, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भी कहा और एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। यह कहा कि 2 बार से बीजेपी की सरकार है, किसी के नेतृत्व न देकर यहां के विकास कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। 9 सांसद जीत कर जाते हैं तो क्यों उनको बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है? हो सकता है किसी की इतनी काबिलियत नहीं होगी कि केंद्र में वो मंत्री बन पाए। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में किस सांसद को केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी मिलती है। यही आज की हमारी बड़ी बहस का ये बड़ा विषय रहेगा। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी को देश में ठीक ठाक मिला मतलब ठीक ठाक वोट मिले, सीटें मिल गई, पर छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा डेंट कैसे आ गया? एक सीट केवल 2014 के बाद वापस से 2024 में एक सीट। एटलीस्ट कांग्रेस ने 2019 में 2 सीट तो पाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट और कांग्रेस से ले ली। वो सीट है बस्तर की सीट, जहां से इस बार चुनाव लड़ रहे थे कवासी लखमा दादी, और कोरबा एज इट इज कांग्रेस ने अपने पास रखी। चरणदास महंत एंड ज्योत्सना महंत इन्होंने बता दिया कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी कि महंत परिवार यहां पर अपना दबदबा रखता है, आदिवासियों के बीच उनकी पैठ है, और यही वजह है कि बीजेपी की सरोज पांडे यहां पर नहीं जीत पाई। अब हम चर्चा को शुरू करें, उससे पहले आपको कुछ बयान सुनाते हैं। देखिए, ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो क्या निर्णय करेंगे पार्टी के नेताओं से बातचीत करके। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार तेज गति से काम करेगी, छत्तीसगढ़ का दुगना विकास होगा। ये बहुत बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत है। जब कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था, सभी बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा, पर वो सब के सब हारे। पूर्व मुख्यमंत्री न केवल स्वयं हारे, उनके गृह लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की दुर्दशा हुई। 4.5 लाख वोटों से वहां प्रत्याशी कांग्रेस के हारे। उनके जो नजदीकी और खास लोग थे, जिन्होंने उन्हें टिकट दिलाई थी, उन्होंने बड़े बड़े नेता, उन सब को भी जनता ने नकारा है। तो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी हार हुई है, और मुझे लगता है कि ये आखिर जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है, ये बताना चाहिए। बिल्कुल, देखिए 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब छत्तीसगढ़ से नेतृत्व नहीं मिलेगा, आज किन चीज़ों को लेकर किन चीज़ों की लड़ाई है इस राज्य में, चाहे रेल की व्यवस्था को देखो आप, चाहे माइनिंग की खदानों की बात करो, चाहे आप अलग अलग चीज़ों की अगर आप बात करेंगे, तो केंद्र नेतृत्व सिर्फ इसका शोषण करने का काम किया है। यहाँ किसी को नेतृत्व नहीं देकर यहाँ के विकास कार्यों को क्वेश्चन मार्क लगाने का, प्रश्न चिन्ह लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहाँ से नेतृत्व देना चाहिए। जब 9 सांसद यहाँ से जीत कर जाते हैं तो क्यों उनको जिम्मेदारी और जवाबदारी बड़ी नहीं मिलती? मैं ये भी समझता हूँ, हो सकता है कोई किसी की इतनी काबिलियत भी नहीं होगी कि केंद्र की सरकार में वो मंत्री बन पाए। चुनाव कोई वेव में, कोई बहाव में वो जरूर जीते, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ नहीं दिखी कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया। और अब चर्चा को शुरू करते हैं। 2 खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ KS चौहान जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और हमारे साथ रुपेश दुबे जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे चौहान साहब आपसे। छत्तीसगढ़ ने 10 सीटें दी है, अपने 2019 के प्रदर्शन को बेहतर किया है, यानी भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में। लेकिन अभी जो सवाल हो रहे हैं, विपक्षी खेमे की ओर से सवाल आया है, जिसे पूछना लाजमी है, वही पूछ रहा हूं कि प्रतिनिधित्व अच्छा छत्तीसगढ़ दे देता है,
लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है दिल्ली में, वहां पर बीजेपी छत्तीसगढ़ के मायने में पिछड़ जाती है और दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। ज्यादा सीटों के बावजूद भी ऐसा लगता है जैसे सेकंड कैटेगरी का व्यवहार हो रहा है। लगभग लब्बो लुबाब यही है विपक्ष का आप लोगों के लिए इस सवाल को लेकर। देखिए पांडे जी, काट की हंडी सिर्फ एक बार चलती और यहाँ पर 2004, 2008, 2009, 2014, 2019 और अभी 2024, ये 5 बार से लगातार 10, 11 में से 10, 11 में से 9, 11 में से 10 ऐसे छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता के जनप्रतिनिधियों को भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताती हुई आई है। जब यूपीए की सरकार भी वहां पर रहती है 2004 और 2009 में, तब भी भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद 10 सांसद चुन के आते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या छत्तीसगढ़ की जनता इतनी जागरूक नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ की जनता ये पता नहीं है कि उनके जो सांसद जो चुन के जाते हैं वो वहां पर काम करते हैं कि नहीं करते? यहां तक कि 2019 में पूरे के पूरे सांसदों को हटा दिया गया, मतलब बदल दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ की जनता ने 11 में से 9 सांसदों को दिल्ली भेजा। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया है, इस वजह से। क्योंकि ये जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो देन थी वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, भारतीय जनता पार्टी की थी। कब से ये लंबित पड़ा हुआ था? क्यों नहीं किया गया? ये तो आपके ये केंद्र के पावर में था, क्यों नहीं हुआ? लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, क्यों? आज छत्तीसगढ़ की जनता के दिलों में ये सभी चीजें हैं। और जी। उसके बाद लगातार पूरे भारत में 100 आकांक्षी जिले हैं पांडे जी, पूरे भारत में जी। लेकिन हमारे जो पॉपुलेशन वाइज जो हमारे छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिले हैं वो पूरे भारत में से ज्यादा। अगर केंद्र ध्यान नहीं देता तो आकांक्षी जिलों को एक्स्ट्रा फंड क्यों दिया जाता? डबल रेल की लाइन लगाई गई, सिंगल लाइन भी लगाई गई और उसके बाद 6 नए रेलवे स्टेशन भी बनाए गए। वो क्यों बने? क्या ये केंद्र की देन नहीं थी? दूसरी बात, रोडों का जाल बना दिया गया। 6 बस्तर को 6 स्टेट से जोड़ दिया गया हाईवे से। ये क्या था? ये मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र ने जो किया, आज उसी का परिणाम है। जो कांग्रेसी नेता ये बोलते हैं, वो कांग्रेसी नेता को ये समझ में आना चाहिए कि भाई आप जितने समझदार हैं ना, उससे कहीं ज्यादा समझदार या इक्वलेंट भारत छत्तीसगढ़ की जनता भी है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनता ने आप 2018 में ले जाइए, 2018 में आपको पूर्ण बहुमत दी। लेकिन 6 महीने के बाद फिर से 9 सांसद क्यों भेज दिए? पूछते हैं इसका कारण पूछ लेते हैं। रुपेश जी का भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। रुपेश जी, अब देखिए मेरे पास जो आंकड़े आप भी और हम सभी देख रहे थे कल, छत्तीसगढ़ शुरू से ही रुझान में भी एक सीट पर आप लोग आगे चले और अंत तक उस सीट पर बने रहे, वो सीट जीत गए। बीजेपी 10 पर आगे चल रही थी, 10 पर ही फिर होते होते उनके भी 10 सांसद बन गए। लेकिन कांग्रेस ने देश में अलग प्रदर्शन किया। इंडिया अलायंस का प्रदर्शन देश में कुछ अलग था, पर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में एज इट इज वही 2019 की ही स्क्रिप्ट दिखाई दी और एक सीटें तो बीजेपी ने इंक्रीज कर ली। एक सीट मध्य प्रदेश में भी इंक्रीज कर ली, एक सीट छत्तीसगढ़ में भी कर ली। तो यहां पर क्या चूक आप मानते हैं, क्या चूक रह गई यहां पे? पांडे जी नमस्कार, चौहान जी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से वर्तमान परिस्थिति में जो चुनाव हुए, देश की जनता ने मंदिर के मुद्दे को, धर्म के मुद्दे को, जात पात के मुद्दे को, भाजपा की जो थोथी विकास की जो परिकल्पनाएं थी, उसको एक सिरे से नकार करके और तो और एग्जिट पोल को भी देश की जनता ने नकार दिया। ये देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनादेश का ये सबसे बड़ा प्रमाण है। छत्तीसगढ़ में लगातार भाजपा के सांसद निर्वाचित होते रहे।
छत्तीसगढ़ में बहुतायत 8, 9, 10 सांसद रहे, उसके बाद भी प्रचुर मात्रा में जो प्रतिनिधित्व मिलना था वो नहीं मिल पाया। और देखिए जिस प्रकार से अरुण साव जी उप मुख्यमंत्री हैं, वो अभी भी मुख्यमंत्री जी संगठन के लोगों से तय करेंगे मंत्री पद की जिम्मेदारी किसको देनी है किसको नहीं देनी है। इस प्रकार का वक्तव्य आपके प्रमुख चैनल में दिए हैं, इससे साफ होता है कि ये अप्रत्याशित चुनाव परिणाम रहा। और जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में भाजपा चुनाव जीती, जनता ने जनादेश दिया, उसके बाद 5 महीने में ही मंत्री उप मंत्रियों को मुख्यमंत्रियों को प्रशिक्षण देने की नौबत आ गई है। उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में इतने सीट जीत जाएंगे इसका भी भरोसा उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी को नहीं था। और चूंकि अभी जो देश में परिस्थिति बनी है उसमें एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री कौन होंगे ये तय नहीं हो पाया है। और ये होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार नेता तो चुन लिया गया, अब छत्तीसगढ़ में एनडीए का नेता तो चुन लिया गया। हाँ ठीक है, बधाई जो जिनको नेता चुन लिया गया है उनको भारत देश के नागरिक होने के नाते मैं बधाई देता हूँ। हाँ। लेकिन जिस प्रकार से देखिए छत्तीसगढ़ में 2 सरफुटबॉल की स्थिति आएगी। एक तो संतोष पांडे जी दोबारा चुनाव जीते हैं और उसके बाद विजय बघेल जी अपने आप को बताएंगे कि मैं घोषणा छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष था। तो और ये संतोष पांडे जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को 44,000 वोटों से हराए हैं। लेकिन अंतर देखेंगे आप तो पिछले लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में राजनांदगांव में भाजपा का जनादेश घटा। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता यदि प्रचुर मात्रा में भाजपा के सांसद निर्वाचित करके भेज रहे हैं तो उनकी योग्यता दक्षता के अनुसार उनको प्रमुख पदों में निर्वाचित किया जाना चाहिए, मनोनीत किया जाना चाहिए उनके, ताकि उनके मंत्रित्व काल उनके विभाग का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल सके। हाँ। मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में जो सांसद हमारे जो जीत के जाएंगे उनको भी प्रमुख विभागों का मंत्रालय दिया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ के साथ भाजपा का 2ym दर्जा का जो व्यवहार रहेगा, डबल इंजन सरकार के लाभ छत्तीसगढ़ को नहीं मिलेगा, इस शंका में आम जनता अभी भी बैठी है। ठीक है। अब चौहान साहब, ये गुणागणित तो खैर बात की बात है, पहले तो प्रधानमंत्री शपथ लें, उसके बाद फिर कैबिनेट किस तरह से आती है 3.0 की, ठीक है, यही आप सुनना चाह रहे थे। लेकिन लगभग जो बात दुबे जी कह रहे हैं कि क्या हिस्सेदारी में भी ये वाला प्रॉब्लम होगा, कौन किसके लाइन काटेगा, कौन अपनी उम्मीदवारी कैसे सुनिश्चित करेगा, ये चीज क्या छत्तीसगढ़ में कुछ सिर्फ फुटअव्वल देखने को मिल सकता है? देखिए पांडे जी, एक आम छत्तीसगढ़िया होने के नाते, एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते एक नागरिक क्या बोलेगा? एक नागरिक ये बोलेगा कि मेरे छत्तीसगढ़ का, मेरे समाज का, मेरे जिले का कैसे विकास होगा, जिसको मैंने जनप्रतिनिधि चुन के भेजा है वो विकास करेगा कि नहीं करेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए डाउन है कि वहां पर सर फुटबॉल की स्थिति होगी, क्या होगी। सर फुटबॉल की स्थिति तो आपके यहाँ हो रही है। 14 दल पिछली बार 2019 में थे और 2028 अभी 2024 में 28 दल होते हैं और 28 दल में भी एक दूसरे से लड़े जाते हैं। एक उन्हीं 28 दलों में एक राज्य में एक कांग्रेस की बढ़ाई कर रहा है और दूसरा कांग्रेस की बुराई कर रहा है। उसी दल की बात कर रहा हूं मैं अभी लोकसभा में। तो ये तो स्थिति थी, कहीं कांग्रेस की बुराई हो रही थी, कहीं कांग्रेस की अच्छाई हो रही थी। आज कांग्रेस कहां है? बोले जनादेश मिला है, ये है वो। अरे मेरे भाई, 2014, 2019 और 2024 ये तीनों लोकसभा के सीटें आप मिला लें, 2014, 2019 और 2024 के कांग्रेस की सीटें मिला लें तो 2024 में आज 240 मिला हुआ है ना भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को, वो उससे ज्यादा है। आपने 1984 के बाद 40 साल हो गए, 40 साल आप आज तक आप पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं बना पाए। और आज जो 240 सीटें मिली है ना भारतीय जनता पार्टी को, 1984 के बाद पिछले 40 साल में आप 240 सीटें भी एक चुनाव में नहीं ला पाए।
आप क्या बात करते हैं? और आप क्या बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कम आशीर्वाद दिए? आप बृजमोहन अग्रवाल जी जो 5,75,000 वोटों से जीतते हैं रायपुर, राजनांदगांव आपके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, इतनी जलालत सहनी पड़ती है, 44,000 वोटों से आप हारते हैं। आप जिस जो दुर्ग के विजय बघेल जो पहले 3,80,000 वोटों से जीतते हैं, आज वो 4,38,000 वोटों से जीतते हैं। 2,40,000 वोटों से हम रायगढ़ की सीट जीतते हैं। 1,60,000 से हम लोग बिलासपुर की सीट जीतते हैं। तो 1,45,000 हम लोग आपके महासमुंद की सीट जीतते हैं। और वहां पर से आपके गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री लड़ रहे थे, जिनको आप जो बस्तर की सीट आप जीत रहे थे। पर चौहान साहब ठीक है, आप जिस बस्तर की आपकी चौहान साहब, देश में तो कुछ राज्यों में झटका जनता ने दिया है ना, इतना स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। जनता ने कहा है कि हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। पूरे आंकड़े निकाल के देख लीजिए पांडे जी, पूरे आंकड़े। देश के 29 राज्यों में 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 2019 से 24 में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस की। किसने? आप आंकड़े निकाल, आपने? भारतीय जनता पार्टी ने। आप 303 आए थे सर, आप 303 आए थे अकेले। मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं। 29 राज्यों में 21 राज्यों में, आज 29 राज्यों से 21 राज्यों में 2019 में जितने जो हमारे आंकड़े थे, जो हमारे बैलेंस से प्रोग्रेस कर रहे हैं हमने। अब ठीक है चौहान साहब, आप बैलेंस करेंगे, लेकिन आप मानेंगे तो कि यूपी ने जो डेंट दिया है वो बैलेंस से भी बराबर नहीं हुआ। तगड़ा डेंट दिया यूपी ने अकेला। देखिए पांडे जी, मेन बात ये है, मैं मानता हूं कि 4-5 राज्यों में हम अपेक्षाकृत वो रिजल्ट नहीं ला पाए, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि पूरे देश की बात, तो पूरे देश में मैं फिर से बोल रहा हूं, आपने ये मंथन किया कि उड़ीसा ने आपको ज्यादा सीट दे दी, साउथ ने अपेक्षाकृत 2019 के कुछ ज्यादा दे दिया, ठीक है, ज्यादा दिया। जम्मू कश्मीर में भी प्रदर्शन ठीक रहा, जम्मू कश्मीर में भी, हाँ, मध्य प्रदेश ने तो पूरा दे दिया सर, मध्य प्रदेश ने तो 29 में 29 आपको दे दिया। मैं वही तो बोला ना, मैं तो वही बोला था, पहले 28 था, अभी 29 दिया, तो 21 राज्यों। लेकिन वो जो एक रुबाब रहता था कि अब तो हम ही मतलब एकदम बिल्कुल सीट वाला, वो रुबाब से बीजेपी को डाउन किया जनता ने। बोले रुबाब नहीं चलेगा, आप सरकार अच्छे से चलाइए। और हाँ पांडे जी, दो चीजें होती हैं, एक इमोशनल तरीके से सीटें में आती हैं और एक रेशनल तरीके से आती हैं। हम कहीं ना कहीं रेशनल तरीके से नीचे हुए हैं, क्योंकि वहां पर स्थानीय मुद्दे, रेशनल में स्थानीय मुद्दे, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय जो चीजें थी वो अलग अलग। जिन राज्यों में हम लोग हारे हैं, उन सभी राज्यों के कारण अलग। जवाब ले लेते हैं रुपेश जी से जवाब लेते हैं। रुपेश जी, मंथन तो आप लोगों ने भी किया होगा, तो कैसे आप लोगों ने यूपी में इतना बड़ा डेंट एनडीए को दिया, कैसे आप लोगों ने महाराष्ट्र इतना बेहतर खेला? और क्योंकि ये भी एक चुनाव बिल्कुल एकदम स्पोर्ट्स स्पिरिट जैसा ही रहता है, तो ये सारे डेंट बीजेपी और एनडीए के लिए कुछ ऐसे चले गए कि बीजेपी खुद सत्ता के गलियारे तक नहीं पहुंच पाई, एनडीए मिलाकर 20 सीटें इजाफा हुआ, जो मैंडेट जिसे हम जादुई आंकड़ा कहते हैं उसमें। तो कैसे आप लोगों की क्या रणनीति इस बार चल गई? देखिए पांडे जी, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतरी और भाजपा मुद्दा विहीन शुरू से रही, और जिस प्रकार से चौहान जी बता रहे हैं कि हमारे नेता 4 लाख से जीते, 3 लाख से जीते, 1 लाख से जीते, तो उनका नेतृत्व बता रहे हैं, तो इनको नरेंद्र मोदी जी के भी व्यक्तित्व पे चिंतन करने की आवश्यकता है कि जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, वो पिछले चुनाव में 4 लाख से जीते थे, और तमाम विकास की गौरव गाथा बताने वाले मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ने वाले, उनके हार जीत का अंतर मात्र 1.5 लाख वोट होता है। माने इससे स्पष्ट है कि मोदी जी की जो लोकप्रियता है वह घटी हुई है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जिस राम मंदिर के बारे में राजनीति किए, भगवान राम हम सबके आराध्य रहे हैं, उस भगवान राम के नाम पे राजनीति किए, उस अयोध्या में भी इनको मुंह की खानी पड़ी। इससे देश की जनता ने स्पष्ट बता दिया कि कोई भी राजनीतिक दल, व्यक्तिवादी पार्टी मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर सकता, और भगवान राम के नाम पे जो राजनीति करते हैं उनको भी स्वीकार नहीं कर सकते। इनको निश्चित रूप से जिस प्रकार से खरीद फरोख्त की राजनीति महाराष्ट्र में हुई और उत्तर प्रदेश में लगातार ये धार्मिक उन्माद का वातावरण बनाते रहे, उसके कारण महाराष्ट्र की जनता ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको जो सबक सिखाया है, इनको सालने वाला, इनको चिंतन करने की भी स्थिति में नहीं है। जिस प्रकार से मोदी जी को चेहरे को 10 लाख से जीतेंगे बोलते थे और 1.5 लाख में सिमट गए। उसके कारण देखिए इस चुनाव में जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। व्यापारी वर्ग जीएसटी से परेशान थे, उसके कारण इनको जनादेश, स्पष्ट जनादेश जो मिलने की बात थी, एग्जिट पोल में जो सुनियोजित प्लानिंग के तहत इन्होंने एग्जिट पोल का कराया। आपकी भी जो गाड़ी का टैंक आधे से कम हो गया था, उसमें भी जनता ने पेट्रोल तो डाल दिया। टैंक आप लोग का भी फुल होते होते बच गया, लेकिन इस बार फिर भी आपके टैंक भरने में भी जनता ने कभी नहीं की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा चौहान साहब का, रुपेश दुबे साहब का, हमारे साथ बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। तो आज की हमारी बड़ी बहस केंद्रित थी भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन पर। छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन बीजेपी ने 2019 के मुकाबले बेहतर करते हुए 1 सीट में और इजाफा किया। बस्तर सीट को कांग्रेस के बिल्कुल हाथ से छीन लिया, लेकिन कोरबा सीट अगेन एंड अगेन कांग्रेस के पास रही। ज्योत्सना महंत यहां पर चुनाव जीत गई। बहरहाल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन कांग्रेस का सवाल यह है कि कुनबा तो बीजेपी बढ़ा देती है, लेकिन दिल्ली में हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलती, बड़े पदों पर सुशोभित क्यों नहीं होते छत्तीसगढ़िया लोग। सवाल ये है कांग्रेस का। तो बीजेपी ने इसका जवाब कुछ यूं दिया कि बड़ी बड़ी योजनाएं छत्तीसगढ़ को मिली, बड़े हाईवे छत्तीसगढ़ को मिले, इस पर कांग्रेस का ध्यान क्यों नहीं जाता है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।